हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा अप टू क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज़ लेसेन टेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के दो मेथड्स हैं, एक डुमास मेथड और एक जेल्दाल मेथड। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर अब हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में या नहीं। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कितनी है, उसका अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम्स, तो हम उसकी क्वांटिटी मेज़र करेंग। तो देखिए डुमास मेथड का जो बेसिक रिएक्शन है, सपोज़ अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYNZ, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो बाय डिफ़ॉल्ट होंगे और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि उसी को हम मेज़र करेंगे। तो इसको अगर हम कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कॉपर में और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन की। अब देखिए जो हमारे पास सेटअप है उसमें क्या होता है, हम यहाँ पर एक फर्नेस यूज़ करते हैं। इस फर्नेस में कॉपर ऑक्साइड की गॉज उसका लगाया हुआ है। गॉज का मतलब हो गया जाली या स्क्रीन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर गॉज का मैंने यहाँ पर डायग्राम, इसकी पिक यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। तो इस तरह की जाली में, कॉपर ऑक्साइड की जाली में हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड गॉज है यहाँ पे, उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बीच में रखा गया है। नेक्स्ट कोर्स कॉपर ऑक्साइड के यहाँ पर पीसीज होंगे और लास्ट में रिड्यूस्ड कॉपर गॉज। तो ये सेटअप है फर्नेस में और लेफ्ट से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन होता है। अब जब यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहाँ पर रखा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, इसमें से नाइट्रोजन निकल के N2 बन जाएगी, कार्बन CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा। अब जब यहाँ से ये तीन गैसेस ट्रैवल करती हुई निकलेंगी तो देखिए इस पर्टिकुलर कंटेनर में यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक्वस KOH। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये एक्वस KOH है और नीचे मरकरी रखा गया। मरकरी इसलिए ताकि ये जो KOH सॉल्यूशन है ये इस तरफ फर्नेस में ना चला जाए, ठीक है। तो उसको सील करने के लिए मरकरी रखा गया है यहाँ पे। अब एक्वस KOH का पर्पज़ क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी इसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। जो वाटर है वो ऑब्वियस सी बात है कंडेंस होके कहाँ चला जाएगा, यहीं रह जाएगा। और जो नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होगी जो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर N2 होगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है, प्लस क्योंकि वाटर के कुछ वेपर्स हो सकता है जो कंडेंस नहीं हो पाए और वेपर फॉर्म में यहाँ निकल गए, तो यहाँ N2 प्लस H2O, ये दोनों गैसेज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो ये जो एरिया है जहाँ पर फाइनली गैस कलेक्ट होती है, यहाँ पर क्या क्या है, नाइट्रोजन प्लस वाटर के वेपर। तो जो टोटल प्रेशर यहाँ पर है, अब देखिए प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं जब हम किसी भी, अगर हम YouTube का एग्जांपल लें तो YouTube में अगर यहाँ पर और दोनों तरफ लेवल बराबर होगा तो उन दोनों में जो प्रेशर है वो भी दोनों तरफ बराबर होगा। सेम हाइट पे सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो इस ओपन कंटेनर में यहाँ से ये KOH एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि यहाँ पर अगर KOH का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक रेजरवायर बनाया गया है। अब यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इस रेजरवायर पे, ये कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसको प्रेस करेगा इस तरफ और नाइट्रोजन और वाटर वेपर इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो जिस पॉइंट पे अब दोनों ये बैलेंस हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं इस तरफ से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है और इस तरफ से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है P टोटल, ये टोटल प्रेशर किसका है, ये नाइट्रोजन और वाटर वेपर का प्रेशर है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर के प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, जो कि कितना होता है 760 mm ऑफ मर्करी। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ N2 का प्रेशर नहीं है, उसमें एक्वस टेंशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक इससे हो सकती है और आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन गलत आप टिक कर सकते हैं। तो हमें सेटअप क्लियर हो गया। फर्नेस में कॉपर ऑक्साइड गॉज लगाई गई है, साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट है, उसमें ये रिएक्शन होता है और CO2 गैस निकलती है, उसको KOH एब्जॉर्ब करता है, H2O कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा और N2 कम्प्लीटली इस रीजन में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो कितना है, वो m ग्राम दिया है। अब जो वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्ट हुई है, N2 की वॉल्यूम क्या होगी, अगर आप इस एरिया की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो यही N2 की वॉल्यूम होगी। तो ये हमारे पास है V1 ml। रूम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा टेम्परेचर T1 केल्विन। ठीक है, अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ N2 निकालनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, अभी जो यहाँ पर V1 ml है ये किस टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है और प्रेशर भी ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड हो। ठीक है, 760 mm ऑफ मर्करी से हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो हम एक अलग सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हैं, बट हमें वॉल्यूम ऑफ N2 कैलकुलेट करना है STP पे। अब आप बोलेंगे STP पे क्यों करना है, जब आप बोलते हो कि एक मोल गैस 22,400 ml ऑक्यूपाई करती है, वो किन कंडीशन में करती है, STP पे। तो जब भी आप कंपेयर करने लगेंगे 22,400 ml से, आपके पास सारा का सारा डेटा STP पे कैलकुलेटेड होना चाहिए। इसीलिए हम इस पैरामीटर में जो वॉल्यूम आई है उसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन गैस के 2 मोल हम जनरेट करते हैं रिएक्शन में, तो 2 मोल चाहे वो रूम टेम्परेचर हो चाहे वो कोई और टेम्परेचर हो, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। तो हम बोलते हैं कि मोल्स एट STP इज इक्वल टू मोल्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और PV इज इक्वल टू nRT से आप लिख सकते हैं कि N क्या आ जाएगा आपके पास, PV/RT। तो इसका मतलब हुआ PV/RT, ये STP पे लिखा है मैंने, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273, स्टैंडर्ड प्रेशर है कितना 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और राइट साइड में क्या लिखा है हमने, ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास डिटेल्स हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है। सॉरी, प्रेशर P1 नहीं है, प्रेशर P1 डिवाइडेड बाय 760 है, क्योंकि आपको P1 mm ऑफ मर्करी में दिया गया था, तो उसको 760 से डिवाइड किया तब जाके वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये V वॉल्यूम आ जाएगा, P1 V1 इंटू 273 बाय 760 इंटू T1 ml। अब निकाल लिया हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। अब देखिए, जो यहाँ पर मैं P1 लिख रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि कितना होगा, देखिए टोटल प्रेशर क्या है, जो टोटल प्रेशर P80m है और वो किसके बराबर है, N2 प्लस एक्वस टेंशन। तो N2 का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक माइनस एक्वस टेंशन, तो P80m माइनस एक्वस टेंशन। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी इस यहाँ पर P1 आप यूज़ करेंगे, इसको एटमॉस्फेरिक माइनस एक्वस टेंशन ही यूज़ करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर 22,400 ml आप कलेक्ट करते हो, आपको 22,400 ml वॉल्यूम मिलती है नाइट्रोजन की, तो उसका मतलब वो 1 मोल का मतलब 28 ग्राम्स। तो अगर 22,400 ml 28 ग्राम के बराबर हैं, तो V ml किसके बराबर होगा, 28 इंटू V डिवाइड बाई 22,400 ग्राम। और तो ये आपके पास आ गया कि अगर V ml होगा तो नाइट्रोजन कितनी ग्राम होगी, इतने ग्राम। जब परसेंटेज निकालते हैं किसी एलिमेंट की, तो उसका वेट डिवाइडेड बाय कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया, इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के वेट m से मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर विद द डुमास मेथड कंप्लीटली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज द जल्दाल्स मेथड। अब जल्दाल मेथड के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी बात यह है कि जल्दाल मेथड को
जिस साइंटिस्ट, जिस केमिस्ट ने इन्वेंट किया था इस मेथड को, वो बेसिकली अच्छी बियर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, जब हम डिफरेंट ग्रेन्स को यूज़ करते हैं बियर बनाने के लिए, तो ग्रेन में कितना प्रोटीन अमाउंट है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, इससे कितनी बियर जनरेट होगी, ये चीज़ अफेक्ट होती है। ठीक है, तो जनरली ग्रेन्स में प्रोटीन कंटेंट कम होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा बियर उससे निकाल सको। तो इसके ऊपर वो एक ऐसा मेथड ढूंढ रहे थे जिससे प्रोटीन्स कितना है किसी ग्रेन में वो पता लगे। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, तो ये बेसिकली जो मेथड है अल्टीमेटली नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तैयार किया गया था। तो जल्दाल मेथड में 3 स्टेजेस होती हैं कंप्लीट प्रोसेस में। एक होता है फर्स्ट स्टेज इज डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन लगा हुआ है उस नाइट्रोजन के बॉन्ड को वहाँ से तोड़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ के अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट होता है डिस्टिलेशन, उसको हीट किया जाता है, और लास्ट पार्ट होता है टाइट्रेशन। तो ये 3 स्टेजेस में रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन का, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट का काम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्यों करता है, क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट करता है, ये डाइजेशन जो इसका प्रोसेस है डाइजेशन का उसको स्पीड अप करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ मिक्स करके हम हीट करते हैं। ठीक है, इसको काफ़ी देर बॉयल किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट आपका डाइजेशन पार्ट, इसको काफ़ी देर आप बॉयल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो सारा का सारा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयंस में, NH4 पॉजिटिव ट्वाइस SO4। तो ये अमोनियम सल्फेट बन गया। तो ये हो गया आपका डाइजेशन पार्ट, अमोनियम सल्फेट बन गया। अब क्या करते हैं, इस सारे कंटेंट को जो इस फ्लास्क में डाइजेशन का कंटेंट है इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस बड़ी राउंड बॉटम फ्लास्क में। ठीक है, तो हमारे पास क्या तैयार हो चुका था, अमोनियम सल्फेट तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे हम। ठीक है, उससे क्या होता है, Na2SO4 अलग हो जाएगा और जो अमोनियम आयन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया गैस में। तो यहाँ से जो अमोनिया गैस जनरेट होगी ये धीरे धीरे यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस ट्यूब से होती हुई सिस्टम में यहाँ पर आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर हमने एक कंडेंसर लगाया, वाटर इनलेट वाटर आउटलेट, अब अमोनिया के वेपर जो आ रहे हैं, गर्म वेपर जो आ रहे हैं इस कंडेंसर में ठंडे होंगे। तो ठंडे होने के बाद क्या होगा, अमोनिया यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगी। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या रखा है, येलो कलर का ये क्या रखा हुआ है, दिस इज H2SO4, मतलब हमारे पास एसिड ऑलरेडी पड़ा है सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है। एसिड में NH3 अमोनिया जो कि एक बेस है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती रहेगी, जैसे जैसे यहाँ से अमोनिया जनरेट होगी ये गिरती रहेगी। अब ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये टाइट्रेशन हो रही है। इस एसिड में हो सकता है आपके 2 मोल्स हों H2SO4 के। अब अगर आप इक्वेशन देखेंगे, 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल अमोनिया चाहिए होते हैं। तो अगर H2SO4 के यहाँ पर ऑलरेडी 2 मोल हैं तो उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया गैस के 4 मोल चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब मान लेते हैं कि जितनी भी अमोनिया गैस आई, हमें नहीं पता कि कितनी आई, जितनी भी आई, स्टार्टिंग में H2SO4 हमने 2 मोल लिया था, फाइनली जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सारी अमोनिया उसके साथ रिएक्ट कर चुकी है, अभी भी 1 मोल H2SO4 बचा हुआ है। इसका मतलब 1 ही मोल H2SO4 का न्यूट्रलाइज हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 2 मोल अमोनिया की रिक्वायरमेंट थी। तो मतलब यहाँ पर जो अमोनिया जनरेट हुई वो एक्चुअली 2 मोल थी। ठीक है, अब उससे क्या पता लगेगा, देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17 ग्राम। तो मतलब 17 ग्राम का मतलब है 1 मोल NH3, और इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 14 ग्राम्स। तो अगर 2 मोल अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होगी, 14 × 2 28 ग्राम्स। तो मतलब आपका जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन कितनी थी, 28 ग्राम्स। तो ये है पूरा सिस्टम कि किस तरह से हम नाइट्रोजन कितना है ये कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट डाइजेशन होगी,
जिसमें नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे इस कंटेनर में सेकंड में, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में, जिसमें NaOH डालेंगे जिससे अमोनिया गैस जनरेट होगी। अमोनिया यहाँ पर जाके टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगी और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। न्यूट्रलाइज करने के बाद जो बचा हुआ एसिड है उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमने इनिशियली इतना लिया था, इतना बच गया है, मतलब इतना अमाउंट अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और फिर मोल कंसेप्ट यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे कि उतनी अमोनिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो फाइनली इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड आप दूसरा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर H2SO4 ही रखना है, आप HCl रख लें, ठीक है, आपको जस्ट टाइट्रेशन ही तो करनी है, आप H3PO4 रख लें। तो नॉर्मेलिटी इंटू एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, दैट इज़ योर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है जलदाल मेथड में कि सारे के सारे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होती है उनके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रो अगर है कंपाउंड में, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या एजो ग्रुप्स हैं, एजो मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एजो ग्रुप, और जब आपका एजो डाइज होती है तो उसमें N डबल बॉन्ड N रहता है, इस तरह से दोनों तरफ कंपाउंड होंगे। तो एजो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, या पिरिडीन मतलब नाइट्रोजन किसी रिंग में प्रेजेंट है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है पिरिडीन का, इस तरह यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन को आप इस मेथड से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ नहीं कर सकते? नाइट्रो ग्रुप्स में, एजो ग्रुप्स में, और नाइट्रोजन जो कि रिंग में प्रेजेंट हो, स्पेशली पिरिडीन, ओके। तो इन केसेस में जलदाल मेथड काम नहीं करता है। तो ये था उनके दोनों मेथड्स का कंपैरिजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन्स, सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स प्रेजेंट हैं, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। तो इसके लिए मेथड जो यूज़ करते हैं केरियस मेथड है, ठीक है, NCERT का ये पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। तो केरियस मेथड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है, अगर आप NCERT में देखेंगे बुक में, एक केरियस ट्यूब होती है, तो एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास सैंपल है उसका थोड़ा सा मास लेके हम, नोन मास, ठीक है, मान लीजिए आप m ग्राम आप लेते हैं, उसको हम ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद उसमें फ्यूमिंग HNO3 ऐड करते हैं, उसके साथ हम हीट करते हैं उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बाद हम डालते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो उसको काफ़ी देर हीट करते हैं हम फर्नेस में। उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, और हम यहाँ हेलोजन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हेलोजन भी है। तो कार्बन सारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और जो हेलोजन है चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हेलोजन कन्वर्ट हो जाएगा AgX में, दैट इज़ AgCl, AgBr और AgI। फिर फाइनली जो भी हमारा मिक्सचर है, क्योंकि CO2 गैस तो निकल जाएगी, H2O जो वेपर्स हैं वो भी निकल जाएंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, और उसके बाद उसका वेट मेज़र करेंगे कि जो प्रेसिपिटेट बना है AgX का, सिल्वर हैलाइड का, वो प्रेसिपिटेट का वेट कितना है। तो मान लेते हैं जो कंपाउंड आपने लिया वो m ग्राम था, जो AgX बना वो m1 ग्राम है आपके पास। अब अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल AgCl बनाना है तो उसके लिए 1 मोल Ag चाहिए सिल्वर, और 1 ही मोल क्लोरीन चाहिए। तो इसका मतलब 1 मोल AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X हेलोजन। तो मतलब जितने मोल AgX के होंगे उतने ही मोल X के होंगे। तो मतलब मोल्स ऑफ AgX कितना हो जाएगा, उसका वेट m1 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हेलोजन कितने होंगे, मास ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो अल्टीमेटली मास ऑफ हेलोजन कितना आ गया, m1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX। तो ये क्या आ गया, मास ऑफ हेलोजन। अब परसेंटेज ऑफ हेलोजन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एटॉमिक मास ऑफ x इंटू m1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX इंटू द मास ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया, आपको फॉर्मूला याद रखना है।
इसी तरीके से जब सल्फ़र को एस्टिमेट करना है तो सल्फ़र, देखिए अब क्या करेंगे, अब उसी केरियस ट्यूब में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नोन मास m ग्राम लेके उसको सोडियम परऑक्साइड या फ्यूमिंग HNO3 के साथ हीट करते हैं, जिससे सारा का सारा सल्फ़र कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। और उसको फाइनली प्रेसिपिटेट करते हैं हम बेरियम क्लोराइड डाल के। देखिए H2SO4 बन गया। H2SO4 में अगर आप BaCl2 डालते हैं, देखिए H2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा और 2 HCl अलग हो जाएंगे, तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं एज बेरियम सल्फेट बाय एडिंग एक्सेस ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर ये जो प्रेसिपिटेट बना है इसको फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और उसके बाद उसका वेट मेज़र करेंगे कितना है। अब सेम यहाँ पर प्रिंसिपल यूज़ होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया वो m ग्राम था, बेरियम सल्फेट जो बना वो m1 ग्राम था। अब अगर बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूल देखें, देखिए 1 मोल बेरियम सल्फेट बनाने में 1 मोल बेरियम लगता है, 1 मोल सल्फ़र के एटम लगते हैं और 4 मोल ऑक्सीजन के एटम्स लगते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल बेरियम सल्फेट जिसका वेट 233 ग्राम है 1 मोल का, उसमें सल्फ़र कितनी है, 1 मोल, दैट इज़ 32 ग्राम। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फ़र होती है, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट कितना बना, m1 ग्राम। तो m1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फ़र मिलेगा, 32 डिवाइड बाई 233 इंटू m1 ग्राम। तो सल्फ़र का वेट आ गया, इसको डिवाइड करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट इज़ योर परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। तो इसी तरह से थर्ड हम फॉस्फोरस को भी कैलकुलेट करेंगे। अब फॉस्फोरस के केस में 2 केस हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो 2 डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। पहला कंपाउंड, या तो फॉस्फोरस प्रेसिपिटेट होगा अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट की फॉर्म में, ठीक है, NH4 थ्राइस PO4.12 MoO3, दिस इज मोलिबिडिनम, ठीक है। या तो ये ऐसे प्रेसिपिटेट होगा, या अमोनिया डालने के बाद फाइनली ये MgNH4PO4 मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, जो मैग्नीशियम मिक्सचर डालने के बाद Mg2P2O7 देगा। तो फाइनली क्या चीज़ होंगी, या तो ये फॉस्फोमोलिबिडेट बनेगा आपके पास लास्ट में, या आपके पास बनेगा Mg2P2O7, ठीक है। तो अगर हम फॉस्फोमोलिबिडेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 1 मोल फॉस्फोमोलिबिडेट में कितना फॉस्फोरस दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है ना। तो इसका 1 मोल का वेट होता है 1877 ग्राम, 1877 ग्राम्स। इसमें फॉस्फोरस कितना है, 31 ग्राम, ठीक है। तो कितनी क्लियर हो गया ना, 1877 में कितना है 31, तो 1 में कितना होगा 31 बाई 1877। तो अगर m1 ग्राम मिला है आपको फॉस्फोमोलिबिडेट का, तो उसमें कितना होगा इंटू m1, ये आ गया अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। अब डिवाइड कर दो उसको अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज आ गई। सेकेंडली, अब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं फॉस्फोमोलिबिडेट नहीं बनता, लास्ट में Mg2P2O7 बन रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि 1 मोल Mg2P2O7 में कितने फॉस्फोरस दिख रहे हैं, 2। मतलब 1 मोल Mg2P2O7 बनाने के लिए 2 मोल फॉस्फोरस चाहिए। 2 मोल का मतलब 31 इंटू 2 62 ग्राम्स, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 222, मतलब 222 ग्राम। इस प्रेसिपिटेट में 62 ग्राम फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है। तो m1 ग्राम में कितना मिलेगा, 62 डिवाइड बाई 222 इंटू m1, परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई m इंटू 100, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि फॉस्फोमोलिबिडेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन दिया गया है या Mg2P2O7 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, यहाँ पर हम
ये एक पर्टिकुलर केस है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज द बिगर ब्रांच, उसके अंडर पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। तो इसमें करना क्या है हमने, इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ठीक है, स्पेशल पेपर होता है, उसमें वाटर ट्रैप्ड होता है, मतलब पेपर के ऊपर पानी की एक बहुत पतली सी लेयर होगी, आपको दिखेगी नहीं वो लेयर, आपको लगेगा ये पेपर है, बट उस पेपर के ऊपर एक वाटर की बहुत पतली लेयर ट्रैप्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका स्टेशनरी फेज़ है वो वाटर की लेयर है, पेपर नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो पेपर रहेगा तो वो तो वही उसी के ऊपर चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी और वो स्टेशनरी फेज़ होगा। नहीं, पेपर के ऊपर एक वाटर की लेयर होती है, उस लेयर में जाके आपका जो भी मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो कौन है स्टेशनरी फेज़ इसमें, वाटर की लेयर, तो मतलब लिक्विड है इसमें स्टेशनरी फेज़। सेकेंडली यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट रखा, देखिए ये जो हमने स्पॉट यहाँ पर बनाया, इस स्पॉट को पेपर पे हमने बना दिया, यहाँ पर जो भी मिक्सचर था उसका एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल के, और ये जो सॉल्वेंट है अब धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस ड्रॉप में जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो भी मोबाइल फेज़ के साथ चलना स्टार्ट करेंगे। कोई ज़्यादा फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी मोबाइल फेज़ के साथ कितनी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट हाइट पे जाके रुक जाएंगे, तो आपके कंपोनेंट्स सारे सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, आपको ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जब भी आप हैलोजन के लिए टेस्ट कर रहे हो तो उसमें नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर हैलोजन के साथ नाइट्रोजन भी है तो साइनाइड बन जाएगा, साइनाइड आपके टेस्ट में इंटरफेयर करेगा तो उसको हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड डलता है। अगर साथ में सल्फ़र भी है तो Na2S सल्फाइड बन जाएगा, तो सल्फाइड भी इंटरफेयर करेगा टेस्ट में, तो उसको हटाने के लिए भी HNO3 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमने जहाँ पर लेसन टेस्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसी में ये हमने क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटेलिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन्स। अब ये पूछ रहा है कि मेटेलिक सोडियम के साथ फ्यूज़न क्यों करते हैं। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग से निकाल के उनको आयनिक बॉन्डिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आयंस बनेंगे तो आयंस वाटर में या सॉल्यूशन में सेपरेट होंगे, और जो भी आप रिएजेंट डाल रहे हो वो आयन उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर कलर बनाएगा। अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा नाइट्रोजन या सल्फर या हैलोजन, तो कोवलेंटली बॉन्डेड तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो कोई भी टेस्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फ्यूज़न का मेन पर्पस क्या होता है, जो नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हैं उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 27, नेम अ सूटेबल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, कैम्फर क्या होता है, एक इजीली सबलाइम कर जाता है, आप उसको गर्म करोगे डायरेक्टली सॉलिड से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली सबलाइम कर जाता है, तो आप हीट कर दो मिक्सचर को, तो कैल्शियम सल्फेट को तो कुछ नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट को जितना मर्जी आप हीट करो इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। कैम्फर इमीडिएटली हीट करने पे सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सब्लिमेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर एक लिक्विड मैंने रखा हुआ है, इसको आप जब हीट करेंगे तो होगा क्या, इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये वेपर क्या करेंगे, बाहर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसको दबा रहा है, और ये वेपर भी धीरे धीरे अपना प्रेशर यहाँ बना रहे हैं,
और वेपर बनेंगे और प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर बनेंगे और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जिस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाता है, दोनों प्रेशर आप पर हम बैलेंस हो जाते हैं, उसी पॉइंट पे क्या हो जाता है, उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बॉइलिंग का रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है कि 100 डिग्री पे जाके वाटर बॉईल होगा, उसका रिलेशन है कि ये कंडीशन कब फुलफिल होती है। ठीक है, तो नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास अभी स्टीम डिस्टिलेशन नहीं हो रही, नॉर्मल डिस्टिलेशन है। तो आपका लिक्विड जो था, जो PATM है, ये है आपका 760 mm ऑफ मरकरी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके जो वेपर्स हैं इनको भी 760 प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। वो प्रेशर जनरेट करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 50,000 वेपर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। मान लेते हैं कि इतना प्रेशर बनाने के लिए 50,000 मॉलिक्यूल होने चाहिए वेपर के, तब जाके ये प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब इतने 50,000 मॉलिक्यूल वेपर फेज में ले जाने के लिए आपको हीट तो करना पड़ेगा। अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टीम पास कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपकी स्टीम भी आ रही है, तो वो उसको गर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो आपके ये वेपर्स है ना, ये वेपर में क्या है, ये वेपर ऑफ लिक्विड है प्लस स्टीम भी है। मतलब अब भी बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो 760 लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी 760 होना चाहिए, पर वो 760 अब कौन बनाएगा, ये दोनों मिलके बनाएंगे। तो मान लो कि वेपर, जो लिक्विड के वेपर हैं, उन्होंने सिर्फ 400 ही कंट्रीब्यूट किया, बाकी 360 अमाउंट किसने दे दिया, प्रेशर स्टीम ने दे दिया। तो इसका मतलब हुआ अगर पूरे 760 mm प्रेशर बनाना है वेपर को, तो उसको 50,000 अपने मॉलिक्यूल यहाँ पर चाहिए। बट अगर सिर्फ 400 बनाना है तो उसके लिए तो कम मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो कम मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करने के लिए हीट भी कम चाहिए होगी, मतलब लोअर टेम्परेचर पे जाके ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो ये है स्टीम डिस्टिलेशन कि जो टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, उसमें कुछ पार्टिसिपेशन स्टीम की भी होती है, इसलिए लिक्विड को ज़्यादा हीट हम नहीं करना पड़ता, कम टेम्परेचर पे भी वो बॉयल हो जाता है। ओके, अब इसको आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये आप NCERT के पैराग्राफ को पढ़ के उसको अच्छे से समझ के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट 29th, विल CCl4 गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl ऑन हीटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन है तो AgNO3 एक आयनिक कंपाउंड है, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होता है, और इसको जब Cl नेगेटिव मिलता है तब जाके ये AgCl बना पाता है। बट CCl4 एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब है कि ये Cl नेगेटिव रिलीज नहीं करेगा, इसमें क्लोराइड आयन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब क्लोराइड आयन ही नहीं होंगे तो AgCl बनने का भी चांस नहीं है। तो क्या आंसर होगा कि सिंस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन कोवलेंट कंपाउंड, इट कैन नॉट रिलीज क्लोराइड आयन्स इनटू द सॉल्यूशन, सो देयर कैन नॉट बी द फॉर्मेशन ऑफ AgCl on heating with silver nitrate. Clear? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए KOH क्या करता है, KOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो KOH अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और उसमें से CO2 गैस पास करते हैं, देखिए CO2 एक एसिडिक गैस है। CO2 को अगर आप वाटर में पास करें तो क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वैसे अगर आप KOH और CO2 को मिक्स करते हैं तो यहाँ क्या बनता है, K2CO3, 2KOH प्लस CO2 गिव्स यू K2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की वजह से KOH इजीली CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनाता है, K2CO3। ठीक है, इसी वजह से हम KOH को यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक यहाँ पर ट्यूब में KOH सॉल्यूशन है। अब इसका वेट था W1 इनिशियली, अभी कोई CO2 पास नहीं की। अब आपने क्या किया, यहाँ से पाइप से लाके CO2 पास करना स्टार्ट किया। अब CO2 इसमें एब्जॉर्ब होगी।
अब एब्जॉर्ब होगी तो K2CO3 बनेगा और वेट बढ़ेगा ना, तो ये W1 से चला गया W2 पे। क्यों चला गया? क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब हुई। तो अगर आप W2 माइनस W1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड। तो कितनी CO2 एब्जॉर्ब हुई है उससे पता चल जाएगा कि देखिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम और इसमें 12 ग्राम कार्बन होता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास 44 ग्राम CO2 बन रहा है तो मतलब 12 ग्राम कार्बन था तभी बना। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ CO2 आएगा, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, उससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर 44 ग्राम CO2 के लिए 12 ग्राम कार्बन लगता है तो इतने ग्राम CO2 के लिए कितना ग्राम कार्बन लगा होगा, तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन था ये निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।